उठा लिया। कैसे उठाया समझिए ध्यान से। यूएनओ का एक नियम है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई देश से कोई छोटा सा राज्य टूटकर अलग होना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता है, और अगर वह देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो पड़ोसी उस पर मदद के लिए जा सकता है। नहीं समझे? अब समझिए कैसे होता है। ये रूस ने इन दो देशों को मान्यता दे दिया कि ये अलग देश है, अलग देश है। और आर्टिकल 7 यूएनओ का कहता है कि किसी भी देश की मदद के लिए दूसरा देश आ सकता है। तो यहां पर स्वतंत्र देश की मान्यता दे दिया, यहां किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठा दिया और उसने लेटर लिख दिया किसको, रूस के राष्ट्रपति को, कि हमें सैन्य मदद दीजिए, और इसके सैन्य मदद के आधार पर इस पर हमला कर दिया यहाँ पर, और कह रहा है ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। युद्ध है नहीं, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। यही तो किए थे अमेरिका ने अफगानिस्तान में, यही तो अमेरिका ने किया था इराक में, यही तो अमेरिका ने माली में किया, यही अमेरिका ने सीरिया में किया, यही अमेरिका ने लीबिया में किया, यही अमेरिका मिस्र में किया था, यही अमेरिका वियतनाम में किया था, यही अमेरिका कोरिया में किया था। तो जब अमेरिका करेगा तो गलत नहीं है, रूस कर दिया तो गलत है। यहाँ पर आर्टिकल 17 यूएनओ में कोई भी चीज बर्बाद, यूएनओ क्या कर पाएगा? एंटोनियो गुटेरेस फिलिस्तीन पिटाता है, क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका हुआ है, क्या कर लिया इन लोगों ने? तालिबानी जब अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे थे, क्या कर लिया इन लोगों ने? ये कुछ भी नहीं है, यूएनओ मतलब कुछ नहीं, तमाशा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए कह रही थी कि 16 फरवरी को सुबह 5 बजे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। अरे बैल है ये रूस, जब तो बता के हमला करेगा। उस दिन हमला करना भी रहता तो नहीं करता पहले से पता। तो रूस ने क्या किया, उस दिन पीछे हट गया। पीछे भाई, समुद्र की लहरें अगर पीछे हटती हैं तो सुनामी की पहचान होती है। गधों को लगता है कि पीछे जा रहा है वहां पे। देखिए इसमें क्या था कि चीन का रूस से काफी अच्छा संबंध है। रूस चीन के बुलावे पे गया था वहां ओलंपिक के उद्घाटन पे, और जाते ये कह दिया कि ताइवान चीन का भाग है। तो सोच सकते हैं रूस और चाइना में कितना अच्छा संबंध है। रूस से चाइना ने कहा था कि ओलंपिक हो जाने दो, विंटर ओलंपिक। तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को खत्म हो गया, इस दिन लास्ट हो गया। और 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 स्वतंत्र देशों की घोषणा कर दी। अब समझिए ये स्वतंत्र देश की घोषणा क्यों की गई है, ताकि यूएनओ का आर्टिकल 7 का प्रयोग किया जा सके। और 23 तारीख को उन स्वतंत्र देशों ने लेटर लिख दिया पुतिन को कि हमें सेना की मदद किया जाए, और 23 तारीख को पुतिन ने क्या कर दिया, सेना से हमला कर दिया। ये युद्ध है ही नहीं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। किसकी वजह से? यूएनओ के आर्टिकल 7 की वजह से। इस हिसाब से हम लोग भी पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं। किस तरह से? वहां पर जो बलूचिस्तान है, वहां के लोग अगर लिख के दे देते हैं कि हमारी मदद कीजिए, तो हम लोग भी मार सकते हैं। आज यूएनओ क्या कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी हिसाब से यूएनओ चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हमला यहाँ पर तेज कर दिया गया, रूस ने इसके ऊपर हमला कर दिया यूक्रेन पर। हालांकि जब यूएसएसआर का हिस्सा था तो यूक्रेन का काफी विकास किया था रूस ने। आप देखिए कैसे, ये है आपका यूक्रेन, यूक्रेन का काफी विकास किया था। जितने भी उस समय के जहाज बनते थे मिग 21, आज भी मिग 21 यूक्रेन में ही बनता है। जितने पानी वाली जहाजें रूस के यूएसएसआर के समय बनी, सब यूक्रेन में। यूक्रेन के लोग आज इसको बनाना भूल गए हैं। हाल ये हो गया है जब यूक्रेन पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो यूक्रेन के इंजीनियर जहाजें बनाना भूल गए थे, तुर्की को बोले कि हमारे लिए जहाज बना दो। तो ये तो यूक्रेन की गलती है। यूक्रेन में काफी विकास किया था। यूक्रेन में ही प्रीपेड शहर बसाया गया था जहां चेर्नोबिल दुर्घटना हो गया था 1986 में, परमाणु दुर्घटना। उसकी राजधानी कीव के पास है। तो यूक्रेन में कोई भी देश इतना ज्यादा लगाव रखेगा और वो देश दूसरे देश को कहेगा कि नाटो सेना यहाँ लगाओ, तो भड़कबे करेगा। यूक्रेन में आज भी 30% लोग रसियन भाषा बोलते हैं। पूर्वी यूक्रेन के लोग तो इजीली मान लेंगे कि वो रसिया के हैं, और रसिया इसको छोड़ेगा भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। यूक्रेन जो है आज भी जो सेना के हथियार बनते थे, टैंक वगैरह, वो रूस यूक्रेन में बनाता था, क्योंकि वो चाहता था कि 15 देश खुल के रखे। आज भी पाकिस्तान के टैंक जो हैं वो यूक्रेन के ही बने हुए हैं। यूक्रेन जब 1991 में यूक्रेन और 15 देश से टूटे थे यूएसएसआर से, तो यूक्रेन के पास लगभग 200 परमाणु बम थे। 1996 में एनपीटी के समझौते के तहत यूक्रेन ने अपना 200 परमाणु बम वापस दे दिया। किसको? रूस को दे दिया। अगर ये परमाणु बम नहीं दिया रहता ना तो ये मामला कुछ और रहता। समझ गए? तो ये परमाणु बम कितने शक्तिशाली है, कोई भी परमाणु संपन्न देश पर हमला नहीं करता है। सारा मामला 2014 से गड़बड़ाया था जब नाटो और यूरोपीय यूनियन ने एंट्री किया था। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत जो है वो गैस और पेट्रोलियम है। वो गैस की सप्लाई करता है। अब गैस सप्लाई पाइपलाइन से होती है, छोटे छोटे सिलेंडरों में नहीं होती है, और वो पाइपलाइन यूक्रेन के होते हुए यूरोप में जाती है। इससे अब क्या है कि देखिए ये यूक्रेन का नक्शा, इसमें इतनी सारे पाइपलाइन जा रही हैं। अब यूक्रेन ने 2014 में नाटो के दबाव में आके कहा कि तुम अगर इधर से पाइपलाइन ले जाओगे तो हमको सालाना $33 बिलियन पैसा दो। तो रूस ने कहा ठीक है दे देंगे। तो ससुरा $33 बिलियन तुम पैसों वो लोगे,
और नाटो में शामिल भी हो जाओगे, यूरोपीय यूनियन में शामिल भी हो जाओगे और रूस से संबंधों नहीं रखोगे, तो हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है ना, पानी में उतर के मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो मर के आइएगा। इसी बीच मेरा चचवा पहुंच गया रूस में। अब बताइए, बेशर्मी की हद होती है कि रूस युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और ये जाके 10,000 करोड़ रुपया कर्जा मांग रहा था कि हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछाना है, बिछा दीजिए। रूस भगा दिया इसको। जैसे ये कहा कि हमको 10,000 करोड़ रुपया मदद चाहिए, उसी समय रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब बताइए, कोई गधा भी विद्या, मतलब इतना बड़ा ये प्रधानमंत्री होके गलती किया जितना हमारा कोई विद्यार्थी गलती नहीं करेगा। रूस, देखिए, इसका सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है पाकिस्तान का, वो यूरोपीय यूनियन से होता है या अमेरिका से होता है, इन देशों से होता है। इसे आर्थिक मदद में आईएमएफ देती है, वर्ल्ड बैंक देती है, जापान देता है, जो सब अमेरिका के फेवर में है। फिर भी ये अमेरिका के खिलाफ केवल जा रहा है मीटिंग करने के लिए। किस लिए? क्योंकि जो बाइडेन ने जब से शपथ लिया इसको फोन नहीं किया है, तो उनको जलाने के लिए गया था। अरे गधा कहीं का, ये सास बहू का झगड़ा हो रहा है क्या कि तुम जलाने के लिए गए थे? 10,000 करोड़ गए थे मांगने, अमेरिका ने इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया, 4 अरब डॉलर का पेनाल्टी ठोक दिया इनके ऊपर। बहुत अच्छा हुआ, एक वो हाथ मिलाने गए थे, हो गया, यहाँ पर कांड हो गया। और दूसरा, एफएटीएफ में अब ये ग्रे लिस्ट से चल जाएंगे ब्लैक लिस्ट में। जिस दिन ब्लैक लिस्ट में चल जाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे। वहां पे आज भी पाकिस्तान में 12,000 रुपए का गैस सिलेंडर पड़ रहा है। अब 12,000 रुपए में गैस सिलेंडर पड़ रहा है, जिस दिन ये एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में जाएंगे ना, उस दिन ये 20,000 चल जाएगा। आईएमएफ पर अमेरिका का दबाव है, वर्ल्ड बैंक पे अमेरिका का दबाव है, अमेरिका घुसिया गया है ये मीटिंग देखकर कि चोट्टा तुमको इसी बीच में जाना था। यहाँ पर कौन गधा है रे तुम्हारे यहाँ सुरक्षा सलाहकार? ओकरा कोनो बुद्धि नहीं है क्या? इतना बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। इसने क्या किया है? सांड को लाल कपड़ा दिखाया है। मिला क्या है इसको कि रूस ने, राष्ट्रपति ने कहा था कि जो हमारे पास आएंगे उनको कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। दुनिया का सबसे महंगा टेस्ट इन्हीं का हुआ है। गए हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराए हैं, हाथ मिलाए हैं, मिला कुछ नहीं है, उल्टे 4 अरब रुपया का इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया है। यानी आरटीपीसीआर का रेट इनका 4 अरब डॉलर बन गया। अरे यार, तुम्हारे देश की जनता सुन रही, तुम्हारे यहाँ कोई बढ़िया बताने वाला नहीं है क्या? टीचर उचर नहीं है तुम्हारे यहाँ? तो इसको 2-4 हाथ देने लायक है। चचवा बिगड़ गया है मेरा। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि यूएनओ में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत 2 साल के लिए यूएनओ के अस्थायी सदस्य है यहाँ पर। अब इसमें भारत ने वोट ही नहीं दिया, कहा कि ना हम रूस की ओर से हैं ना यूक्रेन की ओर से। तो रूस ने कहा थैंक यू भैया, तुमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। चाइना ने भी कहा हम भी वोट नहीं देंगे। यूएई ने कहा हम भी नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है ये तुम काहे लिए ऐसा बोल रहा है? अब यूएई, ऐसे अरब देश ज्यादातर अमेरिका के फेवर में होते हैं, फिर भी यूएनओ में अरब देश ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो समझिए इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। देखिए, सऊदी अरब, यूएई जो है यहाँ पर स्थित है। यूएई के नीचे यमन है, यमन में हैती विद्रोही है सब, और इन विद्रोहियों को ईरान का साथ प्राप्त है। अगर यूएई रूस के खिलाफ जाएगा तो रूस की दोस्ती है ईरान से, वो ईरान को फोन करेगा, ईरान हैती विद्रोहियों को फोन करेगा, हैती विद्रोही यूएई को बजा देगा सब पकड़ के। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ईरान के पास भी पेट्रोलियम है, रूस के पास भी पेट्रोलियम है और यूएई के पास भी पेट्रोलियम है। तो इन्हें दोस्तों को साथ में रख के पेट्रोलियम के लेवल को, मतलब प्राइस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका इजराइल पर भी दबाव बना रहा है कि इजराइल यहां पर सीरिया में बम्बार्डमेंट कर दे ताकि रूस का ध्यान भटक जाए, लेकिन इजराइल ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सीरिया में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है और यहां से अगर इजराइल को आगे बढ़ना होता है तो रूस से परमिशन लेना होता है। और अगर रूस से दुश्मनी लेगा इजराइल अमेरिका के चक्कर में आके, तो रूस इनका भी उपाय कर देगा। सीरिया के बगल में है लेबनान, लेबनान में हिजबुल्ला नामक आतंकवादी संगठन है। अब इजराइल की दुश्मनी है ईरान से, रूस कहेगा ईरान को कि तुम अपना सारा आतंकवादियों का हथियार सीरिया में भेजो। अब सीरिया से वो जाएगा लेबनान में, और लेबनान में उस हथियार को लेगा हिजबुल्ला और वो मारेगा इजराइल को। तो इजराइल ने कहा कि देख भैया, रूस जो है ना सबका उपाय रखा है। इस मिडिल ईस्ट में कोई चूचाई करता है ना, तो रूस सीधे किसको करता है? ईरान को करता है, और ईरान सबको कंट्रोल करके रखता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो भी ज्यूज यानी यहूदी हैं, और इजराइल भी यहूदी है। अब ये उसका मदद नहीं कर रहा, क्योंकि भैया देश सर्वोपरि होता है, अपने देश को काहे लिए हम रिस्क में डालेंगे? हर देश में यहाँ पे। अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो ईयू तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए, अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन को तो छोड़ेगा नहीं रूस, जो फाइनल है। अब वहाँ के लोगों को सफर करना पड़ता है, वहाँ के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावना, इज्जत करते हैं उनकी भावनाओं का, उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहाँ पर। आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहाँ पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है।
ये और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाके रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर यूक्रेन आज आँसू नहीं बहाएगा, तो कल यूक्रेन की वजह से रूस को खून के आँसू बहाने पड़ेंगे। क्योंकि नाटो धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की ज़रूरत क्या है? आप 15 30-30 देश मिलके किसी को मारेंगे यहाँ पर। तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटालिटी होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियाँ कहाँ सही जा रही हैं। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था। हम लोग भी चाहते तो पाकिस्तान पे हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पे हुआ था। हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते। लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। धीरे-धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ना करे कि रूस जैसे